नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतराल भाग 1, जिसके अंतर्गत हम विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा हुआ आवारा मसीहा ये वाला पाठ हम पढ़ रहे थे बच्चों, और इसे हम पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें शरत चंद्र जी का जीवन उपन्यास लिखा गया है विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा। तो बच्चों, ये पाठ हमने पूरा पढ़ लिया है और हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराल में आवारा मसीहा से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न आए हैं, उन्हें हम आज यहाँ कक्षा में करने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि ये मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? आपके विचार से साहित्य के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? देखो बच्चों, प्रश्न को समझो कि ये शरत चंद्र के बारे में लिखा गया है। शरत चंद्र मतलब ये बताना चाह रहे थे कि वे सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई और उद्देश्य हो सकता है। मतलब जब शरत चंद्र पढ़ने जाते थे स्कूल में तो उन्हें साहित्य पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और उन दिनों हिंदी का बहुत बोलबाला था, हिंदी और संस्कृत का, तो उसमें हिंदी और संस्कृत साहित्य दोनों पढ़ाए जाते थे। तो शरत चंद्र सोचते थे कि साहित्य का केवल एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति को दुख पहुंचाना। तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? आपके विचार से साहित्य के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और साहित्य के उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं? बच्चों, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हो। शरत चंद्र के जो विचार है हम यहाँ देखेंगे, इसके साथ ही आपके क्या विचार है उसे भी मैं यहाँ बताने का प्रयत्न करूंगी। देखो बच्चों, शरत चंद्र को बाल अवस्था में साहित्य से कोई लगाव नहीं था। शरत चंद्र बहुत बड़े लेखक थे, लेकिन बाल्यावस्था में जब वो छोटे थे तो उन्हें साहित्य अच्छा नहीं लगता था। साहित्य की रचनाएं पढ़ना शरत चंद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मगर जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें साहित्य ही पढ़ाया जाता था। बच्चों, प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे या जो भी स्कूल होते थे, वहाँ हिंदी और संस्कृत से संबंधित साहित्य का ज्ञान दिया जाता था। उन्हें सीता वनवास, चारू पाठ, सद्राव, सद्गुण एवं प्रखंड व्याकरण जैसी साहित्य की किताबें पढ़ाई जाती थी। जैसे हमारे आजकल क्या है, हमारे यहाँ आजकल बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए, हिंदी है, अंग्रेजी है, सामाजिक ज्ञान है, विज्ञान है, संस्कृत है, इसके अलावा कला से संबंधित सब्जेक्ट हो गए, समाज उपयोगी सब्जेक्ट हो गए, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित। लेकिन उन दिनों में क्या था, साहित्य से संबंधित ही विषय पाए जाते थे। जैसे साहित्य की किताबें पढ़ाई जाती थी जो उन्हें बड़े दुखदाई लगती थी, यानी उनको पढ़ने में थोड़ी कठिन लगती होगी और उन्हें उनमें रुचि नहीं पैदा होती थी। गुरुजी द्वारा रोज परीक्षा लिए जाने पर उन्हें मार भी खानी पड़ती थी। क्यों मार खानी पड़ती थी? क्योंकि वो साहित्य अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे, और साहित्य अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे गुरुजी अगले दिन जब कुछ पूछते थे तो उन्हें नहीं बताना आता। जब उन्हें नहीं आता तो गुरुजी मारते भी थे। बच्चों, आजकल दंड देना, शारीरिक दंड देना कानूनी अपराध है, लेकिन उन दिनों में बच्चों को शारीरिक दंड भी दिया जाता था। इसलिए लेखक का ऐसा कथन कहने का यही कारण रहा होगा, और मेरे विचार से साहित्य के कई उद्देश्य हो सकते हैं जो इस प्रकार हैं। यानी आपको अपने विचार लिखने हैं कि मेरे विचार से जो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ साहित्य के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। नंबर 1, साहित्य पढ़कर मनुष्य अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है और उसे सोचने की नई ऊर्जा मिलती है। देखो बच्चों, हम जब साहित्य को पढ़ते हैं, आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो, हिंदी साहित्य पढ़ते हो, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हो, और साहित्य में इतने बड़े बड़े लेखक इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, उनको पढ़ने से क्या है, हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमारे सोचने की नई ऊर्जा भी, हमको सोचने की नई ऊर्जा भी मिलती है। हमको एक शब्द को पढ़ते हैं और शब्द में से बहुत सारे शब्द हम निकाल सकते हैं या उस शब्द की हम व्याख्या कर सकते हैं। साहित्य मनोरंजन और समय व्यतीत करने का एक अच्छा साधन है। साहित्य के माध्यम से हम पिछली जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, या अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, लोग वर्तमान में भी साहित्य लिख रहे हैं, तो उससे हमारा मनोरंजन भी होता है और समय व्यतीत भी हो सकता है। साहित्य के माध्यम से हम अपने पुराने समय काल के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा आप लोगों ने कि हिंदी साहित्य में कितने कितने लेखक हुए, उन्होंने कौन कौन सी कहानी, कविताएं, निबंध, यानी गद्य की विधाएं और पद्य की विधाएं कितनी लिखी है। साहित्य हमें हमारी पुरानी संस्कृति से भी अवगत कराता है। साहित्य के माध्यम से जो हमारी पुरानी संस्कृति थी उसको हम यहाँ अच्छे से जान सकते हैं। आगे देखो, साहित्य इंसान को अपने देश, गांव और समाज को नज़दीक से जानने में काफ़ी मदद करता है। साहित्य जो होता है, साहित्य के माध्यम से हम अपने देश को, हमारे देश काल को, अपने वातावरण को, अपने गांव और समाज को, इनको क्या करते हैं, बहुत नज़दीकी से जान सकते हैं। यानी कि मान लो हम मुंशी प्रेमचंद की यदि हम कहानियाँ पढ़ते हैं, उनके लिखे हुए यदि हम उपन्यास पढ़ते हैं, तो हमारा समाज किस तरीके का समाज है, हमारे समाज में किस तरह गरीबी है, किस तरह अमीरी है, ऊंच नीच क्या है, स्त्रियों की क्या हमारे समाज में दशा है, ये सब हम साहित्य के माध्यम से जान सकते हैं।
साहित्य के माध्यम से हम समाज में फैली कुरीतियों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। साहित्य ही है जो हमें ये बता सकता है कि हमारे समाज में कौन कौन सी कुरीतियाँ फैली हुई है और उन कुरीतियों का उन्मूलन किस प्रकार किया जा सकता है। साहित्य से हमें अपने समाज की खूबियों के बारे में भी पता चलता है। यानी साहित्य हमारे जीवन की धरोहर होते हैं जो हमारे अंदर एक जीवन जीने की प्रबल इच्छा पैदा करते हैं। साहित्य के माध्यम से हम देश काल वातावरण को जान सकते हैं, अपने समाज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हमारा बीता हुआ जो समाज है हम उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साहित्य में कई लेखक इतने अच्छे होते हैं जो कि भविष्य को सोच करके और उसके बारे में भी साहित्य लिखते हैं। इसके साथ ही साहित्य हमें समाज की, अपने पूरे समाज की जानकारी भी देता है। तो देखो बच्चों, अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय के और वर्तमान समय के पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीकों में क्या अंतर और समानताएं हैं। आप पढ़ने पढ़ाने के कौन से तौर तरीकों के पक्ष में हैं और क्यों। बच्चों, प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी और आधुनिक काल की जो शिक्षा है, अभी देखो हम किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यानी कि बिना कक्षा कक्ष के वातावरण के हम अपने घर में बैठ कर के भी पढ़ रहे हैं। और उन दिनों पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता था, प्राचीन काल में बच्चों को गुरुकुल में जाना पड़ता था, वहीं आश्रम में रहना पड़ता था। उसके पश्चात विद्यालय आए जहाँ हम एक निश्चित समय के लिए पढ़ने जाते हैं, अपना अध्ययन कार्य करने जाते हैं और वहाँ अध्ययन कार्य करने के पश्चात हम घर आ जाते हैं। लेकिन परिस्थितियाँ बदल गई है और परिस्थितियाँ बदलने से आज हम घर पर बैठे हुए भी बिना कक्षा कक्ष के वातावरण के भी हमने अपने आप में ही, अपने घर में ही एक कक्षा कक्ष वातावरण का निर्माण किया है और हम आज की जो हमारी तकनीक है उसके अनुसार हम यहाँ आज अध्ययन कार्य कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, पहले के समय में और आज के समय में क्या अंतर है और क्या समानता है वो अब हम यहाँ देखेंगे। उस समय और आज में अध्ययन के तरीकों में कई प्रकार की समानताएं व असमानताएं भी हैं। नंबर 1, अनुशासन का कड़ाई से पालन उस समय भी किया जाता था और आज भी अनुशासन का पालन करने का अभ्यास किया जाता है। देखो बच्चों, अनुशासन गुरुकुल में या विद्यालय में रहा करता था, आज भी हमारे यहाँ विद्यालयों में अनुशासन का पालन किया जाता है। यानी अनुशासन है यदि जीवन में, तो जीवन में संयमता भी है और जीवन उच्च स्तर की ओर जाता है। जहाँ अनुशासन नहीं है वहाँ जीवन बिखराव लिए रहता है। यानी अपने जीवन में सदैव अनुशासन रखना चाहिए, अपनी दिनचर्या को सदैव नियमित रखना चाहिए। तो पहले के समय में अनुशासन का बहुत कड़ाई से पालन किया जाता था गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आज भी हमारे विद्यालयों में अनुशासन पालन करने का पूर्ण अभ्यास किया जाता है। आज की शिक्षा पद्धति में बच्चों को ज्ञान की ओर ध्यान आकर्षित करने की बजाय आजीविका के साधन उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। देखो बच्चों, पुरानी जो शिक्षा हुआ करती थी वो किसके ऊपर आधारित थी, ज्ञान के ऊपर आधारित थी। बच्चों को सुसंस्कृत बनाया जाता था, बच्चे अपनी संस्कृति को समझे, अपने सामाजिक परिवेश को समझे और बच्चों के अंदर बहुत अच्छा ज्ञान हो। पुरानी शिक्षा इस तरीके की थी। लेकिन आज की जो हमारी नव पद्धति की शिक्षा है वो क्या है, आजीविका के साधन उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। हमारी जो शिक्षा है, हमारी अब जो नई शिक्षा पद्धति आ रही है उसमें भी रोजगारोन्मुखी शिक्षा पद्धति है। यानी कि कोई, पहले क्या था बच्चों, पहले इतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी, रोजगार के इतनी ज़्यादा इच्छाएं भी नहीं थी, भौतिक सुख सुविधाएं भी नहीं थी, लोग अपनी एक सीमित आवश्यकताओं में अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आजकल ये सब नहीं है, कोई भी व्यक्ति सीमित आवश्यकताओं में जीवन यापन नहीं करना चाहता है और हर किसी को आजीविका चाहिए होती है। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ गई, तो हमारी शिक्षा पद्धति भी बदल गई है। पहले जहाँ ज्ञान की ओर ध्यान दिया जाता था, आजीविका के साधन उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाती है। और जो हमारी नई शिक्षा पद्धति आ रही है वो भी इसी प्रकार की है। पहले के समय में हर दिन बच्चों की परीक्षा या टेस्ट या परीक्षा लेने का प्रावधान था, जो आज भी देखा जाता है। हर दिन बच्चों को क्लास टेस्ट देने पड़ते हैं और इसके अलावा भी कई परीक्षाएं देनी पड़ती है। पहले भी गुरुकुल में गुरुजी चाहे प्रैक्टिकल परीक्षा लेते थे, प्रायोगिक रूप से बच्चों से कहते थे जाओ जंगल से अच्छी अच्छी लकड़ियाँ देख करके लाओ, तो बच्चे लकड़ियों की परख करते थे, जड़ी बूटियों की परख करवाते थे, प्रैक्टिकल कार्य कराते थे, साथ ही बच्चों की परीक्षाएँ ली जाती थी। उसी प्रकार आज भी परीक्षाएँ ली जाती हैं। पहले के समय में और आज के अध्ययन के तरीकों के बीच में अब हम अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? अंतर। ये तो थी समानताएं। पहले के समय में बच्चों की प्रतिभा और रुचि को ना देखा जाता था और ना ही उस समय उस पर कोई विशेष ध्यान दिया जाता था। संपूर्ण कक्षा को समान शिक्षा दी जाती थी। बच्चों, पहले जो शिक्षा दी जाती थी ज्ञान की शिक्षा हुआ करती थी, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। यानी किसी को, अब तो हम क्या करते हैं, जैसे अब
नई शिक्षा पद्धति में तो हम कक्षा 6 से ही नए नए सब्जेक्ट लेने शुरू कर देंगे, अपने रुचि के अनुसार के विषय लेंगे। उससे पहले हम कक्षा 9 से विषय लेना शुरू करते थे, लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें हम कक्षा 11 से विषय ले रहे हैं, यानी अपनी रुचि के विषय लेकर के हम अपने रुचि के विषय पढ़ने लगेंगे। लेकिन हमारी जो नई शिक्षा पद्धति आ रही है वो क्या कह रही है, कक्षा 6 से ही अपनी रुचि के विषय लो। लेकिन पुराने समय में क्या होता था, पहले के समय में बच्चे की प्रतिभा और रुचि को नहीं देख करके बच्चों को ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, यानी सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज बच्चों की रुचि और योग्यता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है और इसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा निश्चित रूप से समान होती है। जो शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा होती है, प्री प्राइमरी से जो शुरू होती है, आंगनबाड़ी से, वो शिक्षा जो गुरुकुल में भी दी जाती थी पुरानी शिक्षा और आज की शिक्षा, वो निश्चित रूप से समान है। लेकिन बाद में बच्चे को अपने विषय को अपनी इच्छा अनुसार लेने की सुविधा भी हमारे यहाँ अब प्रदान की जाती है कि बच्चा अपने रुचि के अनुसार अपनी पढ़ाई करे। उस समय स्कूल में केवल ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति को ही महत्व दिया जाता था, खेल, कला आदि का महत्व नहीं था। लेकिन आज खेल, कला आदि को शिक्षा के समान महत्व दिया जाता है। बच्चों, पुराने समय में ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, संस्कृति से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, हालांकि युद्ध कला की शिक्षा भी दी जाती थी, शस्त्र चलाने की। लेकिन आज की जो हमारी शिक्षा है उसमें खेल कूद को अनिवार्य कर रखा है। कला यानी कला, कोई भी कला हो, कोई भी व्यक्ति की कोई भी प्रतिभा हो, वो अपनी प्रतिभा के अनुसार उस कला में भाग ले सकता है। ये पहले इन सब चीज़ों का महत्व नहीं था, लेकिन आज खेल, कला आदि को शिक्षा में समान रूप से महत्व दिया जाता है। हमारे यहाँ खेलों को बहुत महत्व दिया जाता है। विद्यालयों द्वारा पहले की तरह बच्चों को शारीरिक पीड़ा और दंड आज नहीं दिया जाता। आज बच्चों की शारीरिक सजा को कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया है। पहले गुरुकुल में क्या किया जाता था, या विद्यालयों में भी बच्चों पहले ये चला करता था कि शिक्षक यदि बच्चा कोई शैतानी करता है तो उसको अनुशासित करने के लिए शारीरिक दंड देते थे। लेकिन आज छोटे बच्चों को शारीरिक दंड देना क्या कर दिया गया है, कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं अनुशासन को बनाए रखना मुश्किल हो गया। बच्चों में भी ये लगता है कि नहीं, सर तो हमको डांट ही नहीं सकते, सर तो हमारी पिटाई नहीं कर सकते, तो बच्चों में भी थोड़ी अनुशासनहीनता आई है। शारीरिक दंड भी शिक्षा का एक हिस्सा था प्राचीन समय में, जिसके डर के कारण बच्चे अनुशासन और शिक्षा के प्रति समर्पित रहा करते थे। शारीरिक दंड जो बच्चों को मिलता था पुराने समय में, उससे बच्चे क्या, वो शिक्षा का एक हिस्सा था और जिसके कारण बच्चे अनुशासन में रहते थे और शिक्षा के प्रति समर्पित रहा करते थे। अगला प्रश्न देखो बच्चों, पाठ में अनेक अंश बाल सुलभ चंचलताओं, शरारतों को बहुत रोचक ढंग से उजागर करते हैं। आपको कौन सा अंश अच्छा लगा और क्यों? आवारा मसीहा जो पाठ हमने पढ़ा है शरतचंद्र बंदोपाध्याय के ऊपर लिखित है बच्चों। शरतचंद्र बंदोपाध्याय मैंने आपको बताया जिन्होंने देवदास लिखी थी, ये बहुत बड़े बंगाली लेखक थे। इनकी जो बाल सुलभ चंचलताएं थी, शरारतें थी जो हमने पाठ में पढ़ी, उसमें हमको कौन सा अंश अच्छा लगा और क्यों? देखो, आवारा मसीहा पाठ में शरतचंद्र की कई बाल सुलभ चंचलता और शरारतों का वर्णन किया गया है। पिताजी के पुस्तकालय में किताबें पढ़ना, इनके पिताजी क्या थे, बहुत बड़े अच्छे लेखक थे और पुस्तकें पढ़ते थे और वो क्या थे, स्वच्छंद प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक रचना को लिखने बैठते, उसे पूरी नहीं करके दूसरी रचना लिखने बैठ जाते थे। तो इन्होंने अपने पिताजी की पुस्तकालय में किताबें पढ़ना और वास्तविक जीवन में उनका प्रयोग करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। हालांकि शुरुआत में ये साहित्य के प्रति इनका लगाव नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इनकी अवस्था बढ़ती गई और इनको पुस्तकालय में किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगा और उन किताबों में जो लिखा हुआ था उसे अपने जीवन में उतारना इन्हें और भी अच्छा लगता था। उनको तितली पकड़ के इन्होंने एक उपवन में बंद कर रखी थी ना, तितलियां बहुत सारी, तालाब में नहाना, बागवानी करना, जानवरों को पालना उनके स्वभाव में समाया हुआ था। यानी कि जो शरतचंद्र जी थे उनको ये शरारतें, जैसे अच्छी अच्छी तितलियां पकड़ के वो रखते थे, उन तितलियों को आपस में लड़वाते थे, तितलियों के लिए किस तरीके के फूलों का रस चाहिए वो सब उन्हें ध्यान था। तालाब में नहाते थे, बागवानी करना उन्हें अच्छा लगता था, जानवरों को पालना उन्हें अच्छा लगता था, ये सब उनके स्वभाव में समाया हुआ था। वे जो किताबों में पढ़ते थे उनका प्रयोग वो निजी जीवन में भी करते थे, यानी किताब में जो कुछ पढ़ा उसको अपने निजी जीवन में उतारने का भी मतलब वो क्या करते थे, प्रयास किया करते थे। एक बार जब उन्होंने पुस्तक में सांप को वश में करने का मंत्र पढ़ा तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और लेखक को शरतचंद्र द्वारा उपवन लगाना व जानवरों और पंछियों को पालने वाला अंश बहुत अच्छा लगता है। देखो, एक बार उन्होंने पुस्तक में क्या पढ़ लिया था कि हमने पीछे पाठ में पढ़ा है कि इस तरीके का मंत्र बोलने से और कोई छड़ी सांप के फंड पे लगाने से क्या होता है, सांप वश में हो जाता है। उन्होंने पुस्तक में ये मंत्र पढ़ा और एक मंत्र उन्होंने और पढ़ रखा था जिससे कि हमें टीचर से या अपने घर के नाना जी से डर नहीं लगे, तो ये मंत्र भी उन्होंने बहुत सारे बच्चों को बता रखा था। तो उन्होंने एक बार पुस्तक में सांप को वश करने का मंत्र पढ़ा तो उन्होंने सांप को वश में करने का भी इस्तेमाल करने का मतलब उस मंत्र का इस्तेमाल किया। लेखक शरतचंद्र को उपवन लगाना, उन्होंने अपने लिए एक तपोवन गंगा के किनारे उन्होंने
तपोवन बना रखा था। वह जानवर और पक्षियों को पालने वाला अंश हमें बहुत अच्छा लगता है। ये एक ऐसा हिस्सा है जो आज के बच्चों में दुर्लभ है, ये आज के बच्चों में दिखाई नहीं देता। बच्चों, आजकल के बच्चों के पास ना तो इतना समय है और ना ही इतनी जंगल जैसी कोई जगह है या कृषि जहाँ की जाती हो। आजकल तो क्या है जो हम देखेंगे कि अगर आजकल के बच्चे शरतचंद जैसी हरकतें करते तो वे प्रकृति के करीब आते। शरतचंद प्रकृति के बहुत करीब थे और उसके बारे में जान पाते, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के प्रति उनका प्यार बढ़ता। लेकिन आज अटालिका के कंक्रीट के जंगल में, अटालिका मतलब ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंग है उनके कंक्रीटों के जंगल में बच्चों को इस तरह के काम करने के अवसर नहीं मिलते। वे जंगल और जानवरों से प्यार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने जंगल देखे ही नहीं है। वो तो जब से उनका जन्म हुआ है तब से वो कंक्रीट के जंगलों में रह रहे हैं। छोटे छोटे घर हैं, छोटी छोटी बालकनियाँ हैं, छत है जो बहुत ऊंची ऊंची है। तो इन सब चीज़ों से के कारण उनको वो प्रकृति के करीब नहीं आ पाते। और शरतचंद्र क्या थे? शरतचंद्र प्रकृति के बहुत करीब थे। वो पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के प्रति अपना बहुत प्यार रखते थे। आज के समय में बच्चों के अनुकूल गतिविधियों में कई बदलाव हुए। बच्चे प्रकृति से दूर और मशीनी खिलौनों के ज़्यादा करीब पहुंच गए हैं। आप देख रहे हो बच्चों के पास छोटा सा बच्चा है, छोटा हो थोड़ा बड़ा हो, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं रिमोट से और ड्रोन उड़ा रहे हैं रिमोट से, और जो मशीनी खिलौने हैं उनसे खेल रहे हैं। इसके साथ साथ ही बच्चे मोबाइल के बहुत नज़दीक आ गए हैं और इन घातक चीज़ों में बच्चों का बचपन उनके हाथों में ही आ गया। यानी जो चीज़ उनको एक अवस्था में आने के बाद, एक निश्चित अवस्था में आने के बाद देखनी चाहिए, वो उनको बचपन में ही समझ रहे हैं और बचपन उनके हाथ में आ गया और बचपन में ही वो किशोर होते जा रहे हैं। जिस पर वो बच्चे हैं, जो मशीन उनके हाथ में आई है मोबाइल जैसे, उन पर तरह तरह की शरारतें करते हुए उन्हें देखा जाता है। वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जो बच्चों के लिए नुकसानदेह है। मोबाइल हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मोबाइल फ़ोन होना, और मशीनी खिलौने भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन उनमें क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो बच्चों के काम की नहीं होती है और बच्चे उनके अंदर घुसते चले जाते हैं और क्या होता है, उनका दुरुपयोग होता चला जाता है और बच्चों का भी नुकसान होता है। आगे देखो बच्चों, आज बच्चे प्रकृति पशु और पक्षी से बहुत दूर है। वो पहले के ज़माने में खेले जाने वाली खेलों और शरारतों से दूर चले गए हैं। पहले के बच्चे क्या करते थे? गली मोहल्लों में इकट्ठे होकर के भागते थे, खेलते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, गिल्ली डंडा जैसे खेल खेलते थे। आज भी बच्चे कई हैं जो सड़कों पर क्रिकेट खेलते हैं, खेलने वाले बच्चे आज भी हैं, लेकिन आज बहुत कम है। आजकल पार्कों में जगह नहीं है बच्चों को खेलने के लिए, कहीं जगह नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बच्चे दूर जा कर के बच्चे क्या करते हैं, घर ही घर में रह करके टीवी मोबाइल इनमें क्या है समाये हुए रहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और आधुनिकता का ये जहर बच्चों के बचपन को निगलता जा रहा है। आधुनिकता का ये जो मीठा जहर है, जो बहुत अच्छा लगता है और टाइम खराब करने का यानी समय खराब करने का, ये बहुत ही घटिया जहर है जो कि बच्चों के बचपन को निगलता जा रहा है। नाना के घर किन किन बातों का निषेध था? शरत को उन निषिद्ध कार्यों को करना क्यों प्रिय था? देखो बच्चों, शरत अपने नाना के घर रहने आया था अपने परिवार के साथ में, और नाना के घर में बहुत अनुशासन, नाना थे जो बहुत अनुशासन प्रिय थे और उनके घर में बहुत सारी बातों को करना मना था यानी निषिद्ध था। लेकिन शरत को उन सब निषिद्ध कार्यों को करना क्यों प्रिय था? देखो, लेखक शरतचंद्र के नाना बहुत सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे। वो हमेशा चाहते थे कि बच्चे सिर्फ पढ़ने में ध्यान दे। मतलब लेखक के जो नाना थे वो सदैव ये चाहते थे कि बच्चे केवल पढ़ते रहे, बच्चों का काम केवल पढ़ना ही है और उनके अनुसार बच्चों का एक ही काम होना चाहिए, पढ़ाई करना। इसलिए उन्होंने बच्चों को खेलने कूदने और कई चीज़ों को करने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया हुआ था। विद्यालय जाओ, पढ़ के आओ और आकर के अपनी पढ़ाई शुरू करो, ये उनके नाना चाहते थे। लेकिन शरत को ये सब अच्छा नहीं लगता था। उनमें देखो, शरत जो शैतानियाँ करते थे यानी जो खेल खेलते थे उनमें शामिल है, जैसे शरत को तालाब में नहाना अच्छा लगता था, जानवरों और पक्षियों को पालना अच्छा लगता था, बाहर जाना, उपवन लगाना, पतंग उड़ाना, लट्टू नचाना, गिल्ली डंडा और कांच की गोली खेलना। बच्चों, ये बाल सुलभ जो चंचलताएं हैं, बाल सुलभ जो खेल हैं, ये बच्चे खेलते हैं। ये सब खेल खेलने शरत को बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन उनके नाना के अनुसार ये सब बेकार की चीज़ें, केवल बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। और उनकी आज्ञा का जो पालन नहीं करता था उसे बहुत ही कठोर दंड दिया जाता था। यानी जो नाना की आज्ञा का पालन नहीं करता था उसकी बहुत पिटाई होती थी। नाना जी द्वारा बनाए गए कानून शरतचंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं थे और शरतचंद्र इनका क्या करते थे, मतलब जो नाना ने कानून बनाए थे उन नियमों का पालन भी नहीं किया करते थे, बल्कि मतलब नियमों को तोड़ कर भी वो इस तरीके से बन जाते थे, मतलब इस तरीके की अपनी मूरत बना लेते थे कि भाई ये बच्चा बहुत भोला है और नियमों का बहुत पालन करता है।
वो एक स्वतंत्र प्रवृत्ति के बालक थे और स्वतंत्र रूप से जीना चाहते थे। वो अपने पिता की तरह स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे, इसलिए वे हमेशा विद्रोह करके उन बंधनों को तोड़ते थे। नाना के बनाए हुए नियमों को तोड़ना हिम्मत की बात थी, यानी नाना के बनाए हुए जो नियम थे उनको तोड़ना बहुत साहस वाले बच्चे के लिए था, लेकिन शरद चंद्र में हिम्मत यानी साहस कूट कूट कर भरा था। वो एक साहसी बालक थे जो नाना के बनाए हुए नियमों को चोरी छुपे तोड़ते थे और बाकी बच्चों को भी अपने साथ में खिलाते थे। आगे देखो, आपको शरद और उसके पिता मोतीलाल के स्वभाव में क्या समानताएं नजर आती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी शरद और मोतीलाल जी के पुत्र थे। शरद दोनों के स्वभाव में क्या विशेषताएं हैं, देखो क्या समानताएं हैं। शरद चंद्र जी के स्वभाव में और उनके पिता मोतीलाल के स्वभाव में बहुत सारी समानताएं थी। यानी दोनों पिता पुत्र थे तो दोनों के स्वभाव में बहुत समानताएं थी, जो इस प्रकार है। शरद चंद्र को अपने पिता की तरह ही पुस्तकालय जाना और पुस्तकें पढ़ने का शौक था। जिस तरह शरद के पिता को पुस्तकें पढ़ने का, रचनाएं लिखने का शौक था, उसी तरह शरद को भी इन सब चीज़ों का शौक था। पिता के पुस्तकालय में रखी सभी सामान्य साहित्य की किताबें उन्होंने पढ़ ली थी। यानी शरद के पिता के पुस्तकालय में जितनी भी सामान्य साहित्य की पुस्तकें थी सब शरद ने पढ़ी। शरद चंद्र स्वतंत्र स्वभाव के बालक थे और उनके पिता भी स्वतंत्र प्रवृत्ति के ही व्यक्ति थे। यानी स्वतंत्र जो मोतीलाल जी थे, जो शरद के पिता थे, वो स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे, एक जगह टिक नहीं सकते थे। यानी उसी प्रकार बालक शरद थे। तभी तो नाना के हजार बंधन और हिदायतें भी शरद को नहीं रोक पाई। वो अपने पिता की तरह स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे, इसलिए नाना ने जितने भी हजार बंधन लगाए और कितनी ही हिदायतें दी, मतलब उनको कहा कि तुम ज़्यादा शैतानी मत करो, ये मत करो, और बहुत सारे नियम कानून बनाए, लेकिन वो सारे नियम कानून शरद को रोक नहीं पाए। शरद चंद्र की नज़र में, उनके पिता की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान थे। वे किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। शरद चंद्र और उनके पिता की जो सामान्य जीवन जीने की प्रक्रिया थी, उसके अनुसार सभी व्यक्ति समान हैं और दोनों की एक जैसी ही क्या थी, मतलब दोनों की एक जैसी प्रवृत्ति थी। दोनों ही स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे और दोनों ही सबको एक समान समझते थे। वे किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। पिता की तरह ही शरद चंद्र को भी सौंदर्य बोध का ज्ञान था। जैसे पिता को प्रकृति के सौंदर्य बोध का ज्ञान था, उसी प्रकार शरद को भी सौंदर्य बोध का ज्ञान था और ये उनकी लेखनी में विस्तृत रूप से झलकता है। शरद चंद्र बंदोपाध्याय द्वारा लिखे गए जितने भी विधाएं हैं, वो सब उनके अंदर सौंदर्य बोध ज्ञान हमें प्राप्त होता है। पिता और पुत्र दोनों ही जिज्ञासु और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। किसी एक स्थान पर रुक पाना उनके लिए संभव नहीं था। यानी दोनों ही जिज्ञासु थे, जानने की इच्छा रखने वाले थे कि आगे क्या होने वाला है, और दोनों ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। यानी एक जगह टिके रहना उनके स्वभाव में नहीं था। आगे देखो, क्या अभाव, अधूरापन मनुष्य के लिए प्रेरणादायी हो सकता है? बच्चों, ये प्रश्न ये कह रहा है, क्या हमारे पास किसी चीज़ का यदि अभाव है या हमारे पास कोई अधूरापन है तो हमारे लिए प्रेरणा बन सकता है या नहीं बन सकता, इसको हम यहाँ देखेंगे। देखो, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अभाव और अपूर्णता या अधूरापन मनुष्य के लिए प्रेरक हो सकता है। कैसे प्रेरणादायी कैसे हो सकता है? हमारे पास किसी चीज़ का अभाव है, हमें वो चीज़ चाहिए तो हम अवश्य मेहनत करेंगे। हमें यदि डिग्री प्राप्त करनी है तो हम अवश्य पढ़ेंगे। यदि हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करनी है तो हम पढ़ाई करेंगे, हम मेहनत करेंगे और अपने लिए पैसा कमाएंगे। तो अभाव और अधूरापन मनुष्य के लिए सदैव प्रेरणादायी होता है। जब मानव जीवन में अभाव या पूर्णता होती है तो उस खालीपन को पूरा करने के लिए मनुष्य कठिन परिश्रम करता है और जज्बे के साथ आगे बढ़ता है, यानी हिम्मत के साथ आगे की तरफ बढ़ता है। दुनिया भर के अधिकांश महान और प्रेरक व्यक्तियों का जीवन यात्रा को पढ़कर हम जानते हैं कि वे सभी अभाव और अधूरापन के खिलाफ लड़े। बच्चों, हमने बहुत सारे लेखक और कवियों के बारे में पढ़ा है जिनकी तो पूरी शिक्षा ही स्कूली नहीं हो पाई। उन्होंने घर पर स्वाध्याय किया और स्वाध्याय करके वो बहुत बड़े महान कवि और महान लेखक बने। उसी प्रकार दुनिया भर के अधिकांश महान और प्रेरक व्यक्तियों की यदि हम जीवन यात्रा को पढ़ें, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएं, यदि हम मुंशी प्रेमचंद की जीवन यात्रा को पढ़ें तो हमें उनके अभावों के बारे में पूर्ण रूपेण पता चलता है। तो जीवन यात्रा को यदि पढ़कर हम जानते हैं कि सभी अभाव और अधूरापन के खिलाफ लड़े और उसी से प्रेरित होकर आगे बढ़े। उन्होंने एक सफल जीवन बनाया और महान बने। अगर मनुष्य के पास किसी वस्तु का अभाव ना हो तो उस मनुष्य में कुछ हासिल करने का जुनून शेष नहीं बचेगा। हमारे पास सब चीज़ें, हमारे पास सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, हमारे माता पिता ने हमको सारी सुख सुविधाएं दी हैं, तो हम क्यों आगे कुछ काम करेंगे यदि हमारे पास कुछ नहीं है? हमारे पास पढ़ने के साधन भी नहीं है और बच्चा यदि डॉक्टर, इंजीनियर या किसी अच्छे क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके लिए उसे पढ़ाई करनी अवश्य होगी। इसलिए जीवन में अभाव और अधूरापन हमेशा नया कुछ हासिल करने की प्रेरणा देता है। तो अभाव और अधूरापन क्या है? हमेशा नया कुछ हासिल करने का, यानी कुछ जो हम चाहते हैं वो हासिल करने की हमें प्रेरणा देता है।
जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है। बड़ा होकर वह निश्चय ही वनस्त्र के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। अघोर बाबू के मित्र की इस टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी कीजिए। देखो, अघोर बाबू के जो मित्र थे उन्होंने शरद को देख करके कहा था जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है और वह साधारण बालक नहीं है, वह बड़ा होकर वनस्त्र के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। यह टिप्पणी किसने की? अघोर बाबू के मित्र ने की। तो उसमें हम उस पर अपनी एक टिप्पणी देंगे। अघोर बाबू के मित्र के द्वारा की गई टिप्पणी शरद की व्यापारिक भाव की समझ को समझने की क्षमता पर आधारित थी। यानी अघोर बाबू के मित्र ने जब शरद को देखा कि सरोद के अंदर कितनी कुशलताएं हैं, कितनी इनके अंदर प्रतिभाएं हैं, उसके आधार पर उन्होंने, उनकी क्षमताओं के आधार पर उन्होंने कहा यह बालक बड़ा होकर वनस्त्र के व्यापार में प्रसिद्ध हो गया। अघोर बाबू के मित्र कहते थे कि साहित्य के निर्माण के लिए मनुष्य को संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। जब तक मनुष्य संवेदनशील नहीं होगा, वो आसपास की जो देश काल है, वातावरण है, उसको नहीं समझेगा, लोगों की भावनाओं को नहीं समझेगा, तब तक वह अच्छा साहित्यकार नहीं बन सकता। शरद में यह गुण था जो बाल्यावस्था से ही मौजूद था। संवेदनशीलता था। पशु पक्षियों को पालना, तितलियों को पालना, जानवरों को पालना, उनकी देखभाल करना, तो ये संवेदनशीलता का गुण शरद में बाल्यावस्था से था। छोटी उम्र से ही उनमें संवेदनशीलता का गुण आ गया था। वे अपने आसपास घट रही घटनाओं को बारीकी से निरीक्षण करने में सक्षम और कुशल थे। यानी शरद का नियम था, जो भी घटना घट रही है उसको क्या करते थे? बारीकी से उसका निरीक्षण करते थे। पुस्तकों को यदि पढ़ते थे तो उनके उसमें जो लिखा गया है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया करते थे। इसलिए अघोर बाबू के मित्र को यह महसूस हुआ, यानी उनको यह पता चला कि बच्चे के पास यदि इस समय इस प्रकार की यदि क्षमता मौजूद है तो बाद में यह बच्चा मनस्त्र के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। यानी मनस्य यानी मन के व्यापार में यानी अच्छा साहित्यकार बनेगा, क्योंकि साहित्यकार सदैव संवेदनशील होता है और यह बच्चा बहुत ही संवेदनशील है। और ऐसा बच्चा उस पूरी संवेदना को कागज में पात्रों के जरिए उकेर पाएगा। उनका यह कथन बाद में सही साबित हुआ और शरद चंद्र की प्रत्येक रचना इस बात का प्रमाण देती है। यानी अघोर बाबू के जो मित्र थे उन्होंने कहा बच्चा बहुत संवेदनशील बच्चा है और ये अपनी सारी संवेदनाओं को पात्रों के रूप में किसमें उकेर देगा? कागजों में, यानी कागजों में उकेर देगा। उनका यह कथन बाद में बहुत सही साबित हुआ और शरद चंद्र की प्रत्येक रचना इस बात का हमें प्रमाण देती है कि शरद चंद्र कितनी संवेदनशील व्यक्ति थे। क्या आप अपने गांव और परिवेश से कभी मुक्त हो सकते हैं? बच्चों, जिस गांव या शहर या जिस वातावरण में हमने जन्म लिया, क्या हम कभी उसे छोड़ सकते हैं? वो हालांकि हम उसको छोड़ के कहीं बाहर चले जाएं। भारत में जन्म लेने वाले बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में बस रहे हैं, लेकिन उनके कोने में कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार छिपा हुआ रहता है और कहीं ना कहीं वो दिन में एक बार जरूर अपनी देश के बारे में, अपनी वो जगह के बारे में जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया, जरूर उनके दिमाग में आता होगा। देखो बच्चों, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि हम कभी अपने गांव के परिवेश से मुक्त हो सकते हैं। हम कभी अपने गांव, समाज, देश काल के परिवेश से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि जहां हमने जन्म लिया, जहां हम अपने लोगों के बीच रहकर बड़े हुए, जहां बचपन में दोस्तों के साथ मिलकर शरारतें की, जहां का हर रास्ते गली में हम खेलते कूदते हुए बड़े हुए, जहां बचपन बीता और जवान हुए, जहां की हर दिशा और राह का हमें पता है, जहां अभाव रहते हुए भी संतोष हो, भला उस परिवेश से मनुष्य मुक्त कैसे हो सकता है? हो सकता है। आप भी हो, आप कहीं गांव में पैदा हुए हो, किसी शहर में पैदा हुए हो, जिस समाज में पैदा हुए हो और जहां आपका बचपन बीता, जिस आंगन में आपका बचपन बीता, आप जीवन में कभी भी उसको भुला नहीं पाओगे। तो लेखक यहाँ कहना चाहता है कि मैं तो इससे कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। किससे नहीं मुक्त हो पाऊंगा? अपने गांव और परिवेश से। जो मेरा गांव है, जो मेरी जन्मस्थली है, जो मेरा मतलब कि जहाँ मेरा परिवार था, जिस परिवार ने मुझे पाला है, मैं उस परिवेश से कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। तो बच्चों, हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा शरद चंद्र जी के ऊपर जो उनकी जीवनी है आवारा मसीहा, उसके आज हमने कुछ यहाँ प्रश्न उत्तर किए जो हमारी पाठ्य पुस्तक में आए। आप इन उत्तरों को पढ़िए और पढ़ करके लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।